नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एक गिरोह ने डीवीआर नाम का फर्जी कंपनी बनाकर सोशल मीडिया पर नौकरी देने का पोस्ट डाल रहा था। इसमें लिखा कि आप इस कंपनी में जॉब करने के इच्छुक है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मोटी सैलरी मिलेगी। ये नौकरी सिर्फ लड़कियों के लिए था। कई लड़कियों ने संपर्क किया जिसे मोटी रकम का आश्वासन देकर नौकरी पर रखा गया। उसके बाद वहां असली खेल शुरू हुआ। लड़कियों को बंधक बनाकर जबरदस्ती की गई। विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया, जिसका कई वीडियो सामने आया है, जिसे देख रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि बेल्ट से किस तरह से लड़की की पिटाई की जा रही है। हालांकि पिछले साल अहियापुर और सदर इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने सभी लड़कियों को मुक्त करा लिया था। ज्यादातर लड़कियां पुलिस में शिकायत करना मुनासिब नहीं समझी, लेकिन इसी में से एक छपरा की लड़की ने हिम्मत कर सामने आई और कथित कंपनी की एक फर्जी एम्प्लॉय पर मुजफ्फरपुर की अहियापुर ने एफआईआर दर्ज करवाया। पीड़ित लड़की ने अपनी पूरी आपबीती डे न्यूज से साझा की है, आप खुद सुनिए। छपरा जिले की एक लड़की को फेसबुक पर एक शख्स से दोस्ती होती है। इस दौरान उसने नौकरी का झांसा देकर मुजफ्फरपुर बुलाया जाता है लड़की को, और नौकरी देने के नाम पर उसके साथ यौन शोषण की जाती है। शादी का झांसा दिया जाता है और बरसों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है। पीड़ित लड़की ने परिवाद दायर किया है और परिवाद अब एफआईआर में तब्दील हो गया है। अहियापुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि वो कंपनी चीट फंड था। पहले भी इस कंपनी पर कार्रवाई हो चुकी है, जो कि अहियापुर इलाके में था। पीड़ित लड़की इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पूरी आप बीती हम उन्हीं से जानेंगे, क्या है कहानी, क्या हुआ था, कैसे क्या है, पूरी बात बताइए। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए। उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे। बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2-2.5 से 3 मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था, ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी के झांसा देके मुझे शादी के झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बखरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरिराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे, वो मायके नहीं जाने देता था। और फिर अभी तक वहाँ से मेरा कोई सैलरी भी नहीं आया था। फिर मतलब मुझे लग गया था कि ये चीट फंड का कंपनी है। जब बकरी में
रेट पड़ा था, उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। फिर हम बहुत मतलब जिद किए जाने के लिए घर पे, वो जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे 26 दिसंबर को उन्होंने बुलाया, पटना मनीष सिन्हा बुलाया, और वहाँ बुला के वहाँ इनामुल हक थे, मनीष सिन्हा थे, तिलक थे, इरफान और अहमद राजा। बाकी लोग जो था उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों का नाम मुझे पता है। फिर वहाँ मेरा फ़ोन रीसेट किया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में हर एक प्रूफ था, शादी से लेकर प्रेगनेंसी हर एक प्रूफ मेरे फ़ोन में था। सब लोगों ने मिलके मेरा फ़ोन रीसेट किया, सिम मतलब हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ से रात में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग। 3 गाड़ी था, एक तो हुंडई वर्ना था और 2 और गाड़ी था। 3 गाड़ी से ये लोग आगे पीछे गाड़ी करते हुए बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लाया लोग, और ये लोग मेन रूट से नहीं, कोई गांव होके लेकर आया लोग। यहाँ आने के बाद तिलक सिंह ने 200 का नोट दिया और बोला कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था, ये तुम पैसा पकड़ो और मायके निकल जाओ। आप समझदार हैं, कैसे उनके झांसे में आ गए? बता रही थी कि 3 बार गर्भपात कराया गया, जी। कैसे झांसे में आप आ गए? जिसमें उन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया था, और इसी बीच वो पर डे मेरे रूम पे आते थे उसी टाइम। फेसबुक से आपकी दोस्ती हुई तो कैसे आपको बिलीव हुआ कि ये सही कंपनी है, सही लोग हैं? क्योंकि यहाँ आने के बाद एक मतलब हर एक चीज़ बताया गया कि यहाँ पे मतलब मेस है, हॉस्टल है, ये मतलब हर एक चीज़ बताया गया। सैलरी का कितना कहा गया है? सैलरी का 25,000 बोला गया था। पैसा कितना दिया गया आपको? 1 भी रुपया नहीं। फिर कैसे रह रही थी, कैसे आपका दिनचर्या कट रहा था? पापा से हम पैसा मंगवा रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कभी ना कभी तो यहाँ से मिलेगा, पर मुझे तब तक पता नहीं था कि ये फ्रॉड कंपनी है। बाद में जाके पता चला ये फ्रॉड है। क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई इसमें हुई थी, 2 जगह छापेमारी हुई थी, तो आप पर भी एक्शन लिया गया था उस समय? नहीं, हम पे नहीं लिया गया था उस टाइम, ये कंपनी के CMD पे लिया गया था। बाकी इसमें बहुत सारे लोग जेल भी गए हुए थे। अच्छा, कई लोगों को तो इसमें बंधक भी बनाया गया था, जी मुक्त वगैरह भी जी, कराया गया। बहुत सारे लोग इसमें जेल भी गए हुए थे। अब क्या है, आप केस कर दी हैं, क्या चाहती हैं? केस किए, उसके बाद इन लोगों ने मेरे घर से जाके, यानी मेरी मार्केट से जाके मेरा किडनैपिंग किया। किडनैपिंग करने के बाद मुझे गोरखपुर ले गया, गोरखपुर से डायरेक्टली मुझे मुजफ्फरपुर ही लेके आया था लोग कोर्ट में। और फिर यहाँ से जैसे तैसे करके यहाँ से हम निकले। निकल के फिर डायरेक्टली मेरी एक दोस्त थी, उसके यहाँ रुके, और उसके बाद 1 दिन बाद फिर हम कोर्ट में गए। और फिर वहाँ हम भी वहाँ गए CGM के सामने। तब तक मेरे भाई को भी हाजीपुर बुला के मारपीट किया गया, वो भी गया हुआ था कोर्ट में। आप क्या चाहती हैं? सर, इस कंपनी में बहुत लाखों लोगों का ज़िंदगी फंसा हुआ है। मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुतों के साथ शोषण हुआ है, और हम नहीं चाहते हैं कि अब ये कंपनी चले, क्योंकि सर ये फ्रॉड का कंपनी है और इसमें लाखों का ज़िंदगी फंसा हुआ है। ज़िंदगी तो आपका ही बर्बाद किया गया, तो चाहती होंगी कि न्याय हो? आप जी सर, बिल्कुल न्याय हो। किस तरह का न्याय चाहती हैं? क्या उसके साथ रहना चाहती हैं? नहीं सर, उसके साथ हमें नहीं रहना। क्या चाहते हैं? सजा मिले? जी सर, बिल्कुल। गिरफ्तारी हो? जी। किस जिले की रहने वाली हैं? छपरा। छपरा जिले। जी। अच्छा, फेसबुक के कांटेक्ट में पहले से था या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया था? नहीं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया था, पहले से वो नहीं था। अच्छा, उसके बाद आपने एक्सेप्ट किया? जी, एक्सेप्ट किया। उसके बाद अभी फ़िलहाल जब से ये केस हुआ है, वो अनफ्रेंड भी कर दिया है। उसके बाद से बातचीत होना शुरू हो गई? हाँ, उसके बाद से बातचीत शुरू हो गई। तो चाहती कि न्याय हो? जी। और भी किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ हो? जी सर, बिल्कुल बहुतों के साथ हुआ है, पर लोग सामने इसलिए नहीं आता है क्योंकि कितना का फैमिली सपोर्ट नहीं करता है, और कितना एक नहीं होता है कि वो सोचती हैं कि अगर हम बाहर गए, ये सारी चीज़ में पड़े तो मेरा इज्जत चला जाएगा। कैसे हिम्मत आ गया कि हम आगे बढ़? क्योंकि मेरा फैमिली सपोर्ट किया। जी। तो चाहती कि एक्शन हो? जी। पीड़ित लड़की को आप सुन रहे थे, इन्होंने पूरी बातों को बताया। इन्होंने कहा कि किस तरह से इनके साथ में झांसा देकर, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया और गर्भपात भी कराया गया। इन्होंने बताया कि 3 बार ये गर्भ में इनके बच्चा रहा, इसको गर्भपात कराया गया, एबॉर्शन करवाया गया, और किस तरह से जो आरोपी युवक है उन्हें बगैर पैसा का इनसे काम करवाया और शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। इनका मांग है कि उस पर कार्रवाई हो और इन्हें न्याय मिले। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। लड़की के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना सिकंदरपुर बांध की है। मृतका की पहचान कुणाल कुमार की 23 वर्षीय पत्नी पूजा कुमारी के रूप में हुई। मायके वालों ने बताया कि पूजा की शादी 6 महीने पहले ही कुणाल से हुई थी। शादी के बाद से ही कुणाल एवं उसका परिवार दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित करने लगा। नहीं देने पर बेटी की हत्या कर दी। घटना के बाद से ससुराल पक्ष घर छोड़कर फरार है। इधर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या कुछ हुआ? ये नवंबर में भतीजी को शादी किए थे। जो लड़का का पिताजी, लड़का का मम्मी, लड़का
वो लोग जो फंसरी लगा करके और यहाँ हॉस्पिटल में भर करके भाग गया है। सब घर से भागा हुआ है, घर पे नहीं है, भाभी से फंसा हुआ है लड़का। हाँ, क्या हुआ है अभी तक जो कोई तरह का प्रक्रिया नहीं हुआ है। लड़की डेट कर गई हुई है, अभी तक कोई तरह का प्रक्रिया नहीं हुआ है। क्या रहा है? लग रहा है ये लोग चाह रहा है मैनेज करने के लिए, हम लोग चाह रहे हैं मैनेज नहीं करने के लिए। क्या हुआ क्या था? तो मैनेज मार करके यहाँ ये रख करके गया है, फंसरी लगा करके मार दिया हुआ है। हाँ, कहाँ लड़की है? लड़की जो प्रसाद हॉस्पिटल में है। कहाँ शादी हुआ था? ये सिकंदरपुर बांध के पास। कब हुआ था शादी? नवंबर में। बार बार मारपीट होता था, जो बार बार पैसा का डिमांड करता था। 2-3 बार हम लोग दे भी चुके हैं। अब बार बार डिमांड करता था, इसीलिए जब नहीं हुआ है तब मार दिया है लड़की को। लड़का क्या काम करता है? लड़का जो ये फार्म, छोटा सा मुर्गी फार्म किए हुए है और कोई काम नहीं है। हुआ है उसको देवर से फंसा हुआ है ना। हमको लड़की के बहुत दशा करता था, मोबाइल बात करने के लिए नहीं देता था। जो घर में कह देगा कि जे यहाँ के शिकायत हुआ बता देगा, मोबाइल भी लड़की के नहीं देने देता है, बात करने के नहीं देता था। अब बहुत दशा करता है, मार उड़ के यहाँ पर करे हैं कि के भर्ती कर दिए हैं। जे उसको पता नहीं चलेगा, नैहर के लोग के, मायके के लोग के, जे इसको अपने से मरा हुआ है, अब मार के भर्ती किया है। आज क्या हुआ है? क्या हुआ है? आज मार के यहाँ पर 10 बजे भर्ती किया। हाँ, 10 बजे मौत हो गई है। हाँ, मार के लाया था। हाँ तो ना, मार के भर्ती किया। मौत हो गई, इसमें क्या कार्रवाई चल रही है? उसमें जांच चल रही है और उसको बॉडी को उसका इन्वेस्ट कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित टेक्सटाइल पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करने को कदम बढ़ाएंगे तो बिहार को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि आज उनके साथ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल के अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र में उपस्थित है और कैसे कपड़ा उद्योग को विस्तार मिले इस पर कार्य योजनाएं तैयार कराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्य योजना को जैसे ही केंद्र और बिहार की सरकार मिलकर मूर्त रूप देगी तो स्वतः विकसित बिहार का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी मंत्री अपने अपने विभाग में विकास को लेकर रोड मैप तैयार करेंगे तो निश्चित ही विकसित बिहार की रूपरेखा बनेगी। देखिए, बिहार गवर्नमेंट, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर के बिहार को, मुजफ्फरपुर को एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की, इसीलिए आज भारत सरकार के सारे अधिकारी हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, टेक्सटाइल के, सभी के सेक्रेटरी, सभी के अधिकारी यहाँ आए हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके जब हम आगे की ओर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बिहार को विकसित बिहार बनाने में रोक सके। और आज भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को, एनडीए के सांसदों को मंत्री बनाया है और मैं समझता हूं कि बिहार के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, लाइव स्टॉक के, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी के मिनिस्टर हैं, फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर हैं चिराग जी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से देखने के बाद आप जब देखेंगे तो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, तो ये सारे मिनिस्टर मिलकर अपने अपने विभाग का एक रोड मैप बनाएंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के एक विकसित बिहार की में, जहां पर सरकारी विभागों में सप्लाई होता था कपड़ा, वो चीजें बंद हो गई। अब चलिए नए तरह से सब चर्चा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर को मैनचेस्टर बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? उनके लिए आए हैं। मैनचेस्टर तो
गया जहन्नुम में, उनको अंग्रेज के साथ चला गया। अब मुजफ्फरपुर बनेगा पूरे देश। केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह के साथ मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बिहार में कपड़ा उद्योग के विकास को लेकर बड़े पैमाने पर कार्य समीक्षा को लेकर बैठक की गई है। बैठक के दौरान विभाग को कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में शीघ्र ही देश स्तर पर बिहार की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने लीदर क्लस्टर सेंटर पर प्रत्येक दिन 50,000 बैग तैयार कराने जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल या लेदर के लिए जो नीति बिहार सरकार ने लागू किया है, देश स्तर पर वैसी नीति कहीं भी नहीं अपनाई जा रही है। ऐसे में इन दोनों क्षेत्र में शीघ्र ही विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी उद्यमियों को हो रहे परेशानी और सेठ से जबरन निकाले जाने को लेकर उन्होंने कहा कि उद्यमियों को पटना बुलाया गया है, उनके साथ बैठक समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। है कि अभी 10 दिन भी नहीं हुआ नई सरकार के गठन का देश में, और आज भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका है बिहार जैसे राज्यों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि रोजगार सर्वाधिक कृषि के बाद वस्त्र मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ उपलब्ध होता है लोगों को। तो आज हम लोग की पटना में बहुत उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी हुई है, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग विभाग के पदाधिकारी, भारत सरकार के पदाधिकारी सब मिलके जो बिहार की मांग की, जो हम लोग चाह रहे हैं भारत सरकार से मदद, आदरणीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने सब हम लोग को आश्वस्त किया है कि कार्य योजना बना के हम भेजेंगे, उसको स्वीकृत करेंगे। इतना ही विश्वास दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आने वाले समय में टेक्सटाइल क्षेत्र में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होगी पूरे देश स्तर पर। नहीं, वो अलग अलग अभी हम लोग बहुत विषयों पर बातें हुई हैं, अब अलग अलग उद्योग विभाग को प्रस्ताव बना के देना है। नहीं, ये बहुत बड़ी, और मुझको जानकारी मिली, इन्होंने बताया कि 50,000 बैग प्रतिदिन बिहार में बन रहे हैं अलग अलग इकाइयों से। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि कोई व्यक्ति ठान ले तो वो क्या कर सकता है। तो मेरी यही कोशिश होगी, और आज बिहार की जो पॉलिसी है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए या लेदर के लिए, वो पूरे देश में वैसी पॉलिसी किसी की नहीं है। तो मुझको पूरा विश्वास है, क्योंकि बिहार में हमारा जो मानव संसाधन है वो सर्वाधिक है, और यही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। आज अवसर आ गया है कि हम अपने ही राज्य में उनको अवसर दें, मौका दें कि लोग बाहर से आके फिर अपने राज्य में, अपने घर में काम करें। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले रही है, तो मुजफ्फरपुर में लगभग 250 उद्यमियों से शेड खाली करवा लिया गया। ये विषय कुछ लोगों ने फोन करके मुझको बताया है, आज भी कुछ लोग मुझसे मिले हैं। हमने कहा है कि पटना आके आप सचिवालय में आके मिले, सभी इकाइयों के लगभग 200 से अधिक उनकी संख्या है, सबको देखेंगे, किसी के साथ गलत नहीं होगा, लेकिन जिस परिस्थिति में, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर और जिस उद्देश्य से बियाडा ने उनको जमीन दिया था, उसको समीक्षा करेंगे। और जो हमारे उद्यमी हैं, जो उद्यम लगाना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा उनका योगदान होगा बिहार की अर्थव्यवस्था में, तो उनको तकलीफ नहीं होने देंगे। कोई ना कोई रास्ता हम लोग जरूर निकालने का प्रयास करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य और मुजफ्फरपुर के आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें ओडिशा में प्रचार करने का मौका मिला। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि ओडिशा वासियों ने विधानसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाई है। इस जीत में छोटी सी सहभागिता के लिए वह खुद को गौरवान्वित समझती है। शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में भाजपा नेत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में निचले स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर पर जहां उन्हें पार्टी द्वारा दायित्व सौंपा गया, एक सजग सिपाही के रूप में उन्होंने उसका निर्वहन किया है। ममता रानी का मानना है कि पार्टी जिन मापदंडों को सामने रखकर प्रत्याशी का चयन करती है, उसके लिए वह उपयुक्त है और महिला प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि चूंकि नगर विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल भाजपा का नेतृत्व नहीं है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है मोदी जी को बधाई देना, धन्यवाद देना। तीसरी बार वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, तो उनको बधाई
उनके जो नए कैबिनेट में जितने चेहरे शामिल हुए हैं उन सबको बधाई। साथ ही मुजफ्फरपुर में 2 जगहों पे मेरी ड्यूटी लगाई गई थी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा के नाते। उसमें मुजफ्फरपुर में मैंने राजभूषण चौधरी निषाद जी के लिए लगभग 45 छोटी बड़ी सभाएं की हैं और उनके लिए जनता के बीच गई। उनकी भी प्रचंड जीत हुई है। बिहार में सबसे ज़्यादा मत अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। तो और सुखद परिणाम ये कि उसके बाद वो राज्य मंत्री भी बने, पहले प्रयास में वो राज्य मंत्री बने, तो मैं उनको भी बधाई देती हूँ। साथ ही मुझे उड़ीसा भेजा गया था, केंद्रापड़ा, जो हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा के प्रभारी हैं वैजयंत जय पांडा जी के लोकसभा क्षेत्र में, और वहाँ 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी मैं गई थी। तो वहाँ जो जीत हुई है वो 30 वर्षों के जो बीजेडी का शासन था उसको पूरी तरह से उलट के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई है। 147 विधानसभा सीटों में 78 पर यानी पूर्ण बहुमत, 21 में 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो यह एक बड़ी जीत है। नरेंद्र मोदी जी के सुभद्रा योजना कहिए, जो लोकल बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात कहिए, इन वादों पर भरोसा किया है उड़ीसा के लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा में पहली बार महिला मतदान जो हुआ उसका परसेंटेज इतना हाई था। पुरुष जहाँ 73.37% पुरुषों ने मत दिया, वहीं पर महिलाओं में 75.55 महिलाओं ने मतदान किया है। ये परसेंटेज दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए, उड़ीसा से उन्होंने जो माननीय राष्ट्रपति बनाया द्रौपदी मुर्मू जी को, इन बातों को वहाँ की जनता ने समर्थन दिया है और ऐसी जीत हुई है। उस जीत में एक गिलहरी प्रयास मेरा भी था। तो मैं पूरी उड़ीसा टीम को, वहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी जी, उनको बधाई देती हूँ। 4 महिला कैंडिडेट लोकसभा में जीती। अपराजिता सारंगी जीती, संगीता सिंहदेव, मालविका देवी और अनीता शुभदर्शनी, ये लोग वहाँ लोकसभा में पहुँची हैं वहाँ से जीत के। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भाजपा नेत्री ममता रानी मुजफ्फरपुर की विधायक बनना चाहती है या शिक्षिका ममता रानी शिक्षक स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी बनना चाहती है, या पार्टी को ही मजबूत करते हैं? जी शिक्षिका ममता रानी स्नातक क्षेत्र से चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहती क्योंकि यह सीट गठबंधन में जदयू के पास है और जो कैंडिडेट जदयू तय करेगा हम सब मिलकर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उनके लिए काम करेंगे। इसलिए मैं स्नातक से उम्मीदवारी नहीं दे रही हूँ। आपने कहा हाँ शिक्षा के क्षेत्र से नहीं दे रहे हूँ। आपने कहा भाजपा नेत्री ममता रानी, तो निसंदेह मैं 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, सच्ची सिपाही हूँ और जो भी दायित्व मुझे दिया गया मैंने पूरी तन्मयता से उसको निभाया है। अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझ पर विश्वास जताता है, मुझे लड़ने का मौका मुजफ्फरपुर विधानसभा से देता है, अगर यहाँ की जनता चाहती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लगातार ऑपरेशन मुस्कान चलाकर पिछले साल के गुम हुए मोबाइल को खोज निकाला और उसे उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया। इस अभियान के तहत मोबाइल फोन को बरामद कर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने 15 लोगों के खोए हुए मोबाइल को उन्हें देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। पुलिस ने खोए या चोरी हुए 15 मोबाइल फोन को बरामद कर उसके असली धारक को सौंप दिया है। अपना मोबाइल दोबारा पाकर सभी लोग खुश दिखे, साथ ही पुलिस के इस अभियान की तारीफ की। इस अभियान में कई लोगों के गायब या चोरी हुए मोबाइल को बरामद किया गया। जिस व्यक्ति का मोबाइल गायब हो गया, अगर उसने थाने में सूचना दी थी, वैसे मामले में प्राथमिकता के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर मोबाइल बरामद किए गए हैं। थैंक यू बोलेंगे बस भानु सर को, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं था और इन्होंने आकर ये ऑपरेशन चलाया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा फ़ोन मिल गया। कहाँ से गायब हुई थी फ़ोन? मेरा फ़ोन तो मेरे रूम से गायब हुई थी, सेकंड फ्लोर के विंडो तक से रात को ले गया। तो मैंने जाके कंप्लेंट, जो लीगल प्रोसीजर है मैंने वो सब फॉलो किया, बाकी पुलिस पे मैंने छोड़ दिया। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पुलिस लोगों के लिए भी कि ये नया ऑपरेशन मुस्कान जो चलाया गया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। क्या हुआ था? घर में से सर चोरी हो गया। अच्छा,
कौन चुराया था पता चला? नहीं पता चला। और फिर कैसे सूचना मिला, खबर मिला कि मोबाइल सर में? अब थाना में लिख के दे दिए हुए थे, तो इसे कौन थाना में दिए थे? ओपी थाना में। अच्छा, फिर क्या हुआ आज? मिला है सर मोबाइल, बहुत खुशी का बात है, हमको अच्छा लगा, बहुत खुश है सर। कॉलेज में गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, IDS कॉलेज में, तो बैग में मोबाइल रख के चले गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, गेट पे बैग रख दिए थे। तब लास्ट के दिन था, लास्ट एग्ज़ाम, बैग ही लास्ट में एग्ज़ाम ले बैग उठा के ले गया। तो काजी मोहम्मदपुर में कंप्लेन की है जी। खुश है ना? जी बहुत खुश है। थैंक यू बोलेंगे मुजफ्फरपुर? धन्यवाद। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई की है, और चूंकि ऑपरेशन पूर्व से ही चला आ रहा था तो उसको हमने तीव्रता दी है, धार दी है। उसी कड़ी में हमने 15 मोबाइल रिकवर किए हैं जो काफ़ी समय पहले खो गए थे और जिनकी सना एंट्री विभिन्न थानों में की गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उसमें हमने 15 मोबाइल रिकवर किए हैं। आज जिन लोगों के मोबाइल एक खोए थे और उनकी सना एंट्री जो संबंधित थानों में की गई थी, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इससे हम कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा और जनता पुलिस की मदद करेगी, और पुलिस तो मदद कर ही रही है जनता की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा ऑपरेशन आगे भी चलेगा, और आगे भी हम इस तरह से फ़ोन रिकवर करके जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उस तक हम पहुँचाएँगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई है। किन किन थानाओं से मिला है सर? ये पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले के थाने हैं, उनसे मिला है, और लगभग 1.5 महीने से हमारी टीम काम कर रही थी इस पर। तो जितना हम रिकवर करवाए उनमें से लगभग 15 मोबाइल हैं। हालांकि हमने कोशिश बहुत सारी उनकी की, लेकिन कुछ हम रिकवर नहीं कर पाए, कुछ का EMI रन नहीं हो पाया। हालांकि उस पर काम चल रहा है। तो इसमें सारे थानों का है, पूरा जितना मुजफ्फरपुर में जितना भी थाना आता है उसका सारा का सारा है। फोन खो जाने पर लोग क्या करेंगे, किस तरीके से? हाँ, फ़ोन अगर किसी व्यक्ति का खोता है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें वो ध्यान में हमेशा रखें। सबसे पहले तो वो थाने पे जाएं, उसके लिए वो अपना सनाद उसमें दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, अगर वो थाने पे जाने में सक्षम नहीं है तो वो हम जो सरकारी नंबर हमने जारी किए हुए हैं, आज भी हम आप लोगों के माध्यम से बताते हैं कि उसमें 3 नंबर हम जारी कर रहे हैं। SSP सर का है, सिटी सर का है, और एक हमारा नंबर है ESP टाउन के तौर पर। तो वो आप उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमारा फ़ोन चोरी हुआ है या हमारा फ़ोन खोया है। चोरी हुआ है तो उसकी FIR होगी, खोया है तो उसकी सना एंट्री दर्ज होगी, और उस पर तुरंत हमारी टीम लग जाएगी। एक लोगों के मन में सर एक सवाल होता है कि फ़ोन आखिर में कौन लिया था, कैसे गायब हुआ था, जिनका फ़ोन गायब था उनके मन में सवाल उनके मन में होता है। उसके कई तरीके होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं फ़ोन में। या तो फ़ोन किसी ने छीना है आपका, तो वो IPC 356 और 379 का केस हो जाता है, तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, तो उसको तो पुलिस करती है। दूसरा होता है कि फ़ोन चोरी हो जाता है, तो वो 379 अंडर IPC में आता है। और तीसरी स्थिति होती है कि फ़ोन आपका गिर जाता है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो उसकी सनहा दर्ज होती है। तो हम तीनों पर ही काम करते हैं। अगर फ़ोन आपका खोया है, चोरी नहीं हुआ है या कोई छीन के नहीं भागा है, तो उसकी सना एंट्री करेंगे। अगर खोया है या कोई छीन के भागा है तो उसकी भी सूचना इस पर दे सकते हैं, तो उसकी तुरंत FIR रजिस्टर की जाएगी, अपराधी को पकड़ा जाएगा, और फ़ोन भी ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन से उसको रिलीज कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर के SKMCH में आग से बचाव को लेकर फायर डिपार्टमेंट के 2 नोटिसों पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लगभग 2 वर्षों से फायर डिपार्टमेंट वहां यूनिट लगाने के लिए जमीन की मांग कर रहा है। बढ़ते गर्मी में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखे जाने के बावजूद मरीजों के जान माल की सुरक्षा को लेकर अस्पताल प्रशासन आग से बचाव के सुरक्षा उपाय को लेकर भेजे गए निर्देशों को ठंडा बस्ते में डाल दिया है। आपको बता दें कि उत्तर बिहार के सबसे बड़े इस अस्पताल में करोड़ों की लागत से बना हाइड्रेट सिस्टम, फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम महज सोपिस बन गया है। जिला अग्निशमन विभाग की ओर से इसे दुरुस्त करने को लेकर अब तक 2 बार नोटिस दिया गया। अग्निशमन विभाग के कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि पिछले साल 13 अप्रैल को उद्घाटन के दिन ही मार्क ड्रिल में हाइड्रेट सिस्टम फेल हो गया था। आग से बचाव के उपाय के लिए जिला अग्निशमन अधिकारियों ने SKMCH में निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण में पाया गया कि फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम क्रियाशील नहीं है। देखिए, फायर ऑडिट के दौरान जो निर्देश देते हैं, और कल जो आग लगी कल की आग में मेन था कि
जो MCH बिल्डिंग है SKMCH के अंतर्गत, उसमें OT वार्ड के बाहर एक छज्जी है। छज्जी पे कुछ पुराने क्लोथिंग फेंके हुए थे और वही का जो ढेर था उसी में संभावना है कि कोई बाथरूम है उसके बगल में, वहीं से कोई बीड़ी सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा फेंक दिया था। तो उसके कारण वो धुआं जो है उठा था। और हम लोग अहियापुर थाना में मेरा गाड़ी रहता है, SKMCH के पास ही गाड़ी रहता है, तो 5 मिनट में पहुंच गए और उसको फिर हम भी पहुंच गए 10 मिनट के अंदर में। और गाड़ी जो है सो बड़ी गाड़ी भी भेजे लगातार, चूँकि SKMCH का था तो हम लोगों को काफ़ी संवेदनशील पॉइंट को देखते हुए तुरंत हम लोगों ने 15-20 कर्मी को भेज दिया। 3-4 बड़ा गाड़ी लेके भी चले गए, लेकिन ज़रूरत नहीं हुई, एक ही छोटी वाहन से उसको हम लोग समन कर लिए। अगर वहाँ के हाइडेंट और स्प्रिंकलर काम करते रहते तो बड़ी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। वो काम करते भी तभी हम तो लेके जाते हैं। हमारे जब आप लोग पहुँचे तो काम कर रहा था ये सब? हमारा ही गाड़ी उसमें काम कर रहा। वहाँ का जो फायर सिस्टम है वो कोई काम नहीं कर रहा था, जो बिल्डिंग में लगे हुए फायर सिस्टम। कल के आग में उसका ज़रूरत नहीं था। अब वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम तो वहाँ है ही नहीं। फायर हाइड्रेंट या जो पानी का हौज सब है उसमें पानी काम कर रहा है, लेकिन उसको हम लोग फिर से दिखवा लेते हैं। सदर अस्पताल के भी NS में आग लगी थी, वहाँ भी फायर जो सिस्टम लगाए गए हैं वो फेल हो गए। देखिए अस्पतालों में फायर ऑडिट के दौरान होगा, फिर अस्पताल में फायर ऑडिट किया जाता है और उनको निर्देश हम लोग ऑडिट करेंगे, उनको अनुपालन के लिए भी लिखते हैं। यहाँ पे SKMCH को हम लोग बार बार हम लोग एक फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए लिख रहे हैं। उनको इतना बड़ा परिसर में फायर सेफ्टी ऑफिसर, जैसे कि मुजफ्फरपुर में आप देखिए NTPC के पास अपना फायर सेफ्टी ऑफिसर है, उसके अलावा शेरपुर बॉटलिंग प्लांट है उसके पास अपना फायर सेफ्टी ऑफिसर है, सुधा प्लांट है उसके पास अपना फायर सेफ्टी ऑफिसर है। तो जो फायर सेफ्टी ऑफिसर होता है वो उसको बराबर बीच में अपना देखते रहता है। तो SKMCH को हम लोगों ने पत्र लिखा है, उनसे अनुरोध भी किए हैं और हम आशा करते हैं कि फायर सेफ्टी ऑफिसर रखेंगे। दूसरी बात कि SKMCH में हमने ज़मीन के लिए भी लिखा है, अगर वो हमको ज़मीन अवेलेबल करा देते हैं तो वहाँ एक हम जो सब स्टेशन होता है फायर का, हम चाहते हैं कि चूँकि इतना बड़ा उत्तर बिहार का इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो एक फायर सब स्टेशन रहेगा, तो पदाधिकारी भी रहेंगे, हमारे कर्मी भी रहेंगे और हमारे गाड़ी भी सतत रहेगी और इन चीज़ों को मॉनिटरिंग भी बहुत माइन्यूटली होते रहेगा। तो इसकी संभावना, चूँकि काफ़ी संख्या में मरीज और परिजन रहते हैं, लोगों का आवाजाही रहता है, तो आग की घटना न हो इसलिए हम लोग एहतियात बरतते रहते हैं। अगर आप न्यायालय का चक्कर लगाकर अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर थक चुके हैं तो मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से न्यायालय में लंबित सुलहनी वादों के निष्पादन में तेजी लाने का सुनहरा अवसर मिला है। 13 जुलाई को लोक अदालत लगेगा। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जयश्री ने बताया कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इसमें दोनों पक्ष मुकदमा पूर्व विवाद में NI एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत वाद, धन वसूली वाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल मामले, भरण पोषण एवं अन्य सिविल विवाद का निपटारा किया जाएगा, जबकि न्यायालयों में लंबित वाद, आपराधिक श्रमणीय मामले, धन वसूली, श्रम, भूमि अधिग्रहण, सेवा, राजस्व एवं दीवानी मामले जैसे किराया निषेधाज्ञा वाद आदि का निष्पादन किया जाएगा। आगामी 13/7/2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो आम जनता जो अपने सुलह वाले केस है वो ले करके सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के परिसर में आए और DLSA के तत्वाधान में इसका अपना डिस्पोजल कराएं, जिसमें कि जितने भी सुलह के केस हैं सारे होंगे। उसमें 138 चेक बाउंस का भी केस रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी के केसेस रहेंगे। जो भी चाहते हैं, जो जिन्होंने कंपाउंडिंग फ़ी दे दिया है और उसने अपना पेनाल्टी फ़ी दे दिया है, वो आ करके अपने केस को सुलह करवा सकते हैं। वो केस पूरी तरह से निष्पादित हो जाएगा, उस केस में उनका कहीं भी नाम नहीं रहेगा। अभी बेंच अभी नहीं बनाया गया है क्योंकि वो 13/7/24
24 को है, तो उसमें कुछ टाइम है। अभी हम लोग विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केस यहाँ से निष्पादित हो चुके हैं, हो सके, क्योंकि अभी भी पिछले बार भी मुजफ्फरपुर में बिहार में टॉप किया था, यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस को निष्पादित किया गया था। तो इस बार भी हम लोग अभी उस तैयारी में लगे हैं, जिसके कारण हम लोग अभी बहुत सारी मीटिंग्स भी कॉल किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हुई है और यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट भी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के केसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही डिस्पोजल होता है। और उसके बाद जो है BSNL का केस हो गया, फॉरेस्ट एक्ट में भी केसेस है, वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं और लेबर लॉ से भी हैं। जो भी 16 नंबर के केस हैं वो भी हैं, उससे भी उन लोगों से भी जो अधिकारी गण हैं उससे उन लोगों से बात हुई है और उन लोगों ने बोला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केस चिन्हित करके देंगे और नोटिस जाएगा। और हमारे यहाँ भी DLSA से भी 8000 नोटिस चले गए हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि 15,000 से कम नोटिस नहीं जाएंगे। और हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि आप इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लें और अगर आपका कोई भी केस सुलह वाले इसमें है तो आप आइए। इसमें कोई भी पैसा खर्च होने के लिए नहीं जा रहा है, कोई 1 रुपये तक का खर्च नहीं है, मुफ्त में आप न्याय जो है आपके द्वार पे लगा हुआ है। आप लोग आइए। बैंक लोन से संबंधित काफ़ी मामले आए थे, तो इस बार उसको लेके क्या बैंक में भी पिछली बार भी अच्छा खासा डिस्पोजल हुआ है और इस बार भी सारे बैंक से भी मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने सारे बैंक से बोला है कि उनका भी अच्छा डिस्पोजल होगा, तो अच्छा ही होगा। और UBGB बैंक जो यहाँ है, जहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि किसानों को लेकर, छोटे मोटे किसान हैं जिनका जो भी ऋण है उसमें भारी रियायत दी जाएगी। और हम किसानों से भी अपील करते हैं वो आए और अपना राष्ट्रीय लोक अदालत में ऋण को ख़त्म करें। बकरीद के अवसर पर मुजफ्फरपुर में बकरे का बाजार सज गया। बकरीद का पर्व 17 तारीख यानी सोमवार को है। इसे लेकर बड़ी संख्या में खरीदार बकरी मंडी पहुंचकर बकरे की खरीदारी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर का सबसे बड़े बकरी मंडी कंपनी बाग और पक्की सराय में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में बेचने वालों ने अपने बकरे का नाम भी सलमान, सुल्तान और बादशाह रखा है। बकरे में सलमान की कीमत 85,000 है तो बादशाह की कीमत 65,000 रखा गया। वहीं सुल्तान की कीमत 60,000 है। बाजार में व्यापारी मुजफ्फरपुर के अलावा बाहर से भी आए हैं। व्यापारी कहते हैं कि उन्होंने अपने बकरे का नाम सलमान रखा है, इसकी कीमत 85,000 रखी है। कई खरीदार आ रहे हैं, कम करने को बोल रहे हैं। मोल भाव जारी है, उम्मीद है ये बिक जाएगा। 17 तारीख यानी सोमवार को देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के बकरा बाजार कंपनी बाग में मौजूद है, जहां बकरा बाजार पूरी तरह से सज चुका है और लोग दूर दूर से यहां बकरा की खरीदारी करने के लिए आते हैं। आप एक मर्तबा तस्वीरें देखिए, काफ़ी यहां पे रश है, लोगों की भीड़ है। खासकर व्यापारी भी यहां से दूर दूर से बकरा लेने के लिए आते हैं। छोटा छोटा जो माल है इस बार उसकी ज़्यादा बिक्री होता, चूँकि इसका दाम कम होता है। इसके अलावा बड़ा जो खस्सी है उसको भी आप देख सकते हैं। इस जानवर का खूब ज़्यादा डिमांड होता है कुर्बानी के मौके पर। और देख सकते हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत जो जानवर है बकरा है वो बिकने के लिए मुजफ्फरपुर के बाजार में आया है और यहाँ खरीदार भी खूब है, लोग खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। ये कौन सा नस्ल का बकरा है? ये जो है ना बक्कर है ना देसला है, दोनों में से करोस है जी, करोस जाति का है। अच्छा जी। कितना दाम है इसका? एक दाम 50,000। 50,000 जी। कितना किलो मीट निकल जाएगा? मीट इसमें 60 केजी। 60 केजी निकल जाएगा। तो इतना महंगा बकरा बिक जाएगा यहाँ? इंशाल्लाह जिसके में ऊपर वाला दिया होगा जरूर लेगा। ले लेगा जी, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो इसको क्या दरवाजे पे पोसे हैं? जी जी, दरवाजा पर है। दरवाजे पे पोसे हैं। अच्छा, क्या नाम रखे इसका? इसका नाम है बाबा। बाबा जी। और भी लोगों से, व्यापारी से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? ये सतपुरा से आए हैं। क्या वो बकरा लाए है? 20-25 है। बिक जाएगा? हाँ, सब बिक जाएगा। खरीदार है? हाँ, खरीदार तो है, माल भी है, खरीदार भी है। कितना से कितना तक का बकरा मिल जाएगा इस बाजार में? बाजार में 1,00,000-1.5 लाख का भी है जी। बजट के ऊपर है, जिस हिसाब का जिन लोगों का बजट है उस हिसाब का ले ही रहे। बकरा का खरीदारी वगैरह हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है। काफी महंगा यहाँ पे रेट चल रहा है। देहात वाले लोग आके एकदम रेट बढ़ाए हुए हैं बकरा का।
कितने रेट तक का चाहिए? रेट तो मुनासिब 8,000 9,000 होना चाहिए। यहाँ तो 25,000 30,000 का बकरा मिल रहा है। 50,000 का? 50,000 का है। यहाँ ऐसा लग रहा है 1,000 का कोई वैल्यू ही नहीं है। चलिए आप आइए, क्या इरादा है? इरादा यही है, जो जचेगा तो यहाँ लिया जाएगा ना, फिर आगे जा रहे हैं बखीसराय देखने। रेट बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ ऐसा महंगा मिल रहा है कि लेना पॉसिबल नहीं है। अच्छा बकरा लेने आया। अच्छा ले लिया? हाँ हम ले लीजिए। दाम उम क्या लगा इस बार, ज्यादा है महंगा है या कम है? बराबरे है। अच्छा कितना केजी का लिया है आप? मैं लिया 15-16 केजी का। 15-16 केजी। पहला दिन करना है? हाँ पहला दिन। आप लोग लिया बकरा, बताइए क्या कहेंगे? ले चुके। अच्छा ले चुके कल हम लोग। आज रेट ज्यादा है, आज रेट बहुत ज्यादा रखे हुए। अच्छा कितना केजी का लिया? हम लिए हैं लगभग 18-20 किलो का। अच्छा क्या मान्यता है कुर्बानी करने का? कुर्बानी एक मतलब हमारे एक पैगंबर थे, उनके बेटे की कुर्बानी हुई थी, उसी के इसमें जो हम लोग कुर्बानी करते हैं। ये परंपरा चला आ रहा है आज से नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे पैगंबर थे, उनके टाइम पे ही चला आ रहा है। तो अपने हैसियत के हिसाब से करते? हाँ जिसको जो हैसियत है उसके हिसाब से लोग करता है। बकरा वगैरह खरीदा? जी खरीद लो। अच्छा क्या है रेट वगैरह इस बार? रेट तो इस बार ठीक ही ठाक है, उतना जानवर भी नहीं, लेकिन भीड़ को देखते हुए सब यही कर रहे हैं। देख खासकर महिलाएं भी यहाँ पर बकरा लेने के लिए पहुंची हैं। आंटी आप कहाँ से आई है खस्सी खरीदने के लिए? चंदवारा से। अच्छा कितना लेना है, क्या पीस? एक पीस लेंगे। अच्छा ये पसंद आया? अभी ना पसंद आया। कैसा खोज रही है, किस वजन का, कितना किलो? वजन अभी 12-13 हजार तक के लेंगे। ये तो 50-50 हजार तक का है। जी हाँ, तो सबका अपना अपना हैसियत होता है। हर साल कुर्बानी होता है। तो आप बताइए, महिलाएं भी जो है खरीदारी में कहीं से पीछे नहीं होती, वो भी खरीदारी कर रही हैं जमकर। और ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग खरीदने के लिए आते हैं। देख सकते हैं छोटा छोटा भी जानवर खासकर लोग खूब खरीदते हैं यहाँ पे। तो मुजफ्फरपुर का कंपनी बाग और पक्कीसराय इलाका बकरों से गुलदार रहता है हर साल, और इस बार भी गुलदार है और लोग बकरों की खूब खरीदारी कर रहे हैं। और कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, न्यूज मुजफ्फरपुर। बिहार बाल भवन किलकारी जिला स्कूल छात्रावास मुजफ्फरपुर में द डार्क सिटी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भांजी, टकेसेर खाजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिखे चर्चित नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम के सुमित ठाकुर के निर्देशन में सफल मंचन हुआ। नृत्य निर्देशन अमन राज एवं तनुप्रिया, संगीत निर्देशन मुस्कान कुमारी, सहायक निर्देशक राजू सैनी, विकास कुमार, सेटअप डिजाइनर राजीव कुमार एवं सलोनी रंजन, कॉस्ट्यूम करण, मेकअप तनुप्रिया एवं रिधि श्री। नाटक में दृष्टि रोशन, रिधि, विवेक राज, रिया पल्लवी, प्रीति, अमितेश राज सहित कई अन्य कलाकार भाग लिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम के सुमित ठाकुर ने बताया कि 65 बच्चे अपनी अभिनय कला के परिचय के साथ साथ संगीत नृत्य में दिखाई दिए। आज बिहार बाल भवन किलकारी जिला स्कूल छात्रावास पानी टंकी के पास मुजफ्फरपुर में नाटक का आयोजन होने जा रहा है। यह नाटक को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम के सुमित ठाकुर जी के द्वारा 10 दिवसीय नाट्य कार्यशाला के दौरान तैयार किया गया है। इसमें लगभग जो है 65 बच्चे ऑन स्टेज जो है आएंगे और गीत, संगीत, नृत्य और अभिनय से भरपूर यह नाटक है। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा, जिसको द डार्क सिटी के नाम से आज इसको मंचन किया जाएगा। हम समस्त मुजफ्फरपुर वासियों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप आए, नाटक को देखें और स्वस्थ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।